नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यूक्रेन में रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। रूस की सेना कीव को घेरकर रॉकेट्स और गोले बरसा रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसलिए यूक्रेन की राजधानी से लगातार बर्बादी की तस्वीरें भी आ रही हैं। ओडेसा शहर में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। डायमेर और इवानकिव में रूस की सेना बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को तेतेरिव नदी के पास रोक लिया। लड़ाई में नदी पर बना पुल ध्वस्त कर दिया गया। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन अकेला पड़ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका और नेटो से बहुत नाराज हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयास भी काफी तेज हो गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक भारतीय को निकालने की भारत सरकार ने ठानी है और इसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। फ्लाइट से यूक्रेन से लाए जाएंगे सभी भारतीय और सारा का सारा जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। ये एक और बड़ी खबर है कि सरकार ने सारा खर्च उठाने का निर्णय किया है। जितने भी भारतीय यूक्रेन में हैं, आज रात 2 फ्लाइट्स आएंगी। रोमानिया यूक्रेन सीमा से देश लौटेंगे ये सभी के सभी भारतीय और इस बारे में यूक्रेन से भी बातचीत हो गई है। भारतीयों को निकालने के प्रयास और तेजी का सिलसिला जो चल रहा था वो अब मूर्त रूप में हमें दिखने लगेगा। आज ही दिखेगा क्योंकि फ्लाइट से भारत लाए जाएंगे सभी भारतीय। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट जनरल वीपी मलिक, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी। सर, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त जो स्थिति है सर रूस और यूक्रेन के बीच, आप रूस को कितना हावी यहां पर देख रहे हैं और कब तक ऐसा लगता है कि ये युद्ध समाप्त होगा, रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? धन्यवाद सईद। थैंक यू सर। ये जो अभी चल रही है लड़ाई, इसमें ऑलरेडी रूस ने जो यूक्रेन की स्काई एयर के ऊपर पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है और उन्होंने जो यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद कर दिया है और जो बाकी रह गया है शायद उसको भी जल्दी वो बर्बाद करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जल्दी से अपने इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर के ट्रुप्स जो हैं वो नीचे उतारें और कीव को कब्जा करने की कोशिश करें। वो जल्दी में नहीं करेंगे। वो इसी तरीके से लड़ाई चलाते रहेंगे जिससे यूक्रेन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचे, उनके खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को। उनका इरादा ये है कि यूक्रेन की जो सरकार को है उसको हटाना पड़े और वो हटाएं और उसमें जो सरकार का है वो बदलें और वहां पर एक नई सरकार लाएं जिससे उनको रूस को जो समर्थन मिलेगा। मैं नहीं समझता कि रूस यूक्रेन को ऑक्युपाई करना चाहता है। वो सिर्फ इसी इरादे से आए हैं और जब उनका इरादा ये पूरा हो जाएगा तो जो भी उनकी फौजें यूक्रेन के खासकर जो वेस्टर्न एरिया में या सेंट्रल एरिया में हैं उनको वो हटाएंगे। और जब तक वो उनका एम ऑब्जेक्टिव, उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होता तब तक वो इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर नुकसान करते रहेंगे। सर, जनरल मलिक, रूस के बहुत सारे सपोर्ट करने वाले लोग यूक्रेन में हैं और ऐसे नेताओं की उन्होंने एक लिस्ट बना ली थी, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। तो क्या अब हम आगे इस तरह की संभावना देखें सर कि रूस अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को वहां का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना दे और वहां से लौट जाए? जी हाँ, आपकी बात सही है। और वो पहले भी उनके एक समर्थन करने वाले आदमी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था जिसको रिजाइन करना पड़ा। और आई एम टॉकिंग ऑफ मिस्टर ज़ेलेंस्की से पहले की बात है। पर अभी भी वो यही चाहते हैं कि जो उनकी यूक्रेन की प्रेजेंट सरकार है उसको हटाया जाए और उसके बीच में उनका एक अपना आदमी लाया जाए जो उनके साथ में रहे। सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये है कि नेटो को दूर रखा जाए। तो जो इस वक्त यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें लिखा हुआ है कि यूक्रेन नेटो और ईस्टर्न और यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करेगा कभी भी बाद में। लेकिन रूस नहीं चाहता कि ऐसी कोई कोशिश करे यूक्रेन, और इसीलिए उन्होंने शायद ये लड़ाई की है ताकि जो प्रेजेंट सरकार है वो बदले और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बीच में जो लिखा हुआ है उसको वो हटाएं। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से NATO है, G7 है, अमेरिका है, तो जब ये दोनों के बीच तनाव, रूस यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हो रहा था जनरल मलिक, तो ये कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये दिल दहलाने वाली और थोड़ी सी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि आम इंसान का क्या हाल होता है जब भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें पिसता है सिर्फ आम व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, और ये वो लोग हैं जो बंकर्स में जिन्होंने शरण ले रखी है, अपना घर बार छोड़ के। छोटी सी मासूम बच्ची, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ये द्रवित करती हैं तस्वीरें, लेकिन ये युद्ध की सच्चाई है, ये विभीषिका है। और इस तरह के बंकर्स वहां पर बनाए गए हैं कुछ बेसमेंट्स में, और ये हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल मलिक, ये तस्वीरें काफी विचलित करती हैं। हम आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे थे सर, NATO है, G7 है, अमेरिका है, दोनों के बीच जब तनाव हुआ था तो लग रहा था कि रूस के खिलाफ ये सभी देश खड़े होंगे, कम से कम अमेरिका खड़ा होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जो सैंक्शंस लगाए सर, उसका रूस पर कहीं कोई असर नहीं दिखता। ये क्या संकेत है, ये क्या बताता है, इससे हम क्या समझे सर? पहली बात, जो आप देश की बात कर रहे हैं, लड़ाई हमेशा ही, चाहे मैं सोल्जर हूं और इंडियन आर्मी को कमांड भी किया है, तो मैं समझता हूं कि लड़ाई जो है हमेशा नुकसानदेह होती है, और खासकर आम आदमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। और तो जहां तक हो सके इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई चल रही है और उसके बीच में एक देश का, रूस का जो पलड़ा है वो यूक्रेन के मुकाबले में बहुत भारी है सर। और इसीलिए यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि कई सिविलियन को भी उनको भी नुकसान होगा और कई जाने जाएंगी। जो आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक नेटो और यूरोपियन यूनियन की और खासकर यूएसए की उन्होंने अभी तक क्यों मदद नहीं की है? पहली बात तो ये है कि अमेरिकन जा नहीं सकते, नेटो को वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन ने अभी तक नेटो को एक्सेप्ट नहीं किया था या उधर उनकी तरफ से कोशिश नहीं की थी। और नेटो का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त बाकी देशों के साथ में है, यूक्रेन के साथ में नहीं है। और तो सर, इंडिपेंडेंट तौर पर जनरल मलिक, क्या अमेरिका भी नहीं जा सकता? वो मदद नहीं, सैन्य मदद नहीं दे सकता यूक्रेन को? अगर वो जाए तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों रूस और अमेरिका जो है इतने बड़े देश हैं कि एक किस्म की वर्ल्ड वॉर हो जाएगी वो अगर गए तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, हमको देखना चाहिए कि अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में शिकस्त उठानी पड़ी है, बाकी जगह के ऊपर भी उन्होंने शिकस्त खाई है, और वो नहीं चाहते, अमेरिकन लोग नहीं चाहते कि उनके फौज जो है वो उसको इस लड़ाई में उतारा जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपनी फौज को खुद वहां पर भेजेगा। उसको मदद देने की कोशिश करेगा, हथियार देने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने ट्रुप्स को वहां पर नहीं भेजेगा। और दूसरी बात नेटो के बारे में है, नेटो सिवाय अमेरिकन हेल्प के बाकी उसके बीच में यूनियन का कोई खास पावर नहीं है उनमें। चाहे आप कोई भी देश देख ले, चाहे यूके है या फ्रांस है या बाकी इटली और बाकी जो देश हैं, वो लोग इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके बगैर यूएसए के। और दूसरी बात यह भी है कि नेटो इस वक्त अपने नहीं जाना चाहती यूके में, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और कई देश हैं नेटो के जो नहीं चाहते कि नेटो यूक्रेन में जाए और वहां पर उनके आदमी भी फंसे।
सर आगे अब आप कैसे देखते हैं? रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी हो रहा है। अब क्या होगा? जब तक जेलेंस्की ये नहीं कह देते कि बस कीजिए या एक तरह से सरेंडर के लिए नहीं कहते, तब तक ये चलता रहेगा, या किस तरह से आप किसी भी ऑपरेशन को समाप्त घोषित करते हैं सर? क्योंकि आप खुद एक चीफ ऑफ आर्मी रहे हैं सर, इंडियन आर्मी। देखिए, हमको एक पर्सनालिटी, रूस के जो प्रेसिडेंट है उसकी पर्सनालिटी को देखना चाहिए। वो एक बहुत ही हार्डलाइनर नेशनलिस्ट हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर और खासकर इंटेलिजेंस के ऊपर। और जो इस वक्त उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाया है, मैं नहीं समझता कि वो उससे हटेंगे। चाहे उनको जितना भी इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़े, फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं लगते। दैट इज माय असेसमेंट, ये उनकी है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक सरकार को, यूक्रेन की सरकार को वो पलट नहीं देते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और यूक्रेन के ऊपर बम्बार्डमेंट और बाकी नुकसान जो है उनका होता रहेगा। आखिर में यूक्रेन की सरकार को शायद बदलना पड़ेगा। और जो उन्होंने जो सुझाव दिया है कि यूरोप की सिक्योरिटी को डिवाइड किया जाए और नेटो कभी भी यूक्रेन में आने की कोशिश ना करे, अगर ये बात वेस्टर्न नेशन मानते हैं तब शायद सीज फायर हो सकता है। सर, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो फ्रांस से बात कर रहे हैं, जर्मनी से बात कर रहे हैं, यूरोपीय देशों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ आप सैंक्शंस लगाइए, रूस पर आप दबाव बनाइए। ऐसे मौके पर सर, जब युद्ध शुरू हो चुका है, एक दूसरे देश की सेना आपके देश में है, हमले पर हमले कर रही है, ये इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, वो कितना फायदा देती हैं? ऐसे हालात में बहुत रेटोरिक होता है और मैं समझता हूं कि ये जो दूसरे वेस्टर्न यूरोप के जो देश जो ऐसी बातें कर रहे हैं या रोजाना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रेटोरिक है। सैंक्शंस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें कुछ रूस को नुकसान भी होगा, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ाई शुरू करने से पहले ये बातें रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने सोची होंगी और उनके बारे में, इसके बारे उनका ख्याल किया होगा। और अगर जो उनको नुकसान उठाना भी पड़ता है तो वो चीन से मदद ले सकते हैं। चीन इस वक्त उनके साथ में है, चीन ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो उन्होंने ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उसके ऊपर ध्यान दिया होगा और उसके ऊपर सोच विचार जरूर किया होगा। सर, रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। अब राजधानी में अगर वो दाखिल होती है तो वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने होते हैं जहां पर किसी भी दूसरे देश की सेना अपना कब्जा करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि कुछ कंफ्यूजन है लोगों के मन में। सर, कीव जो कैपिटल है वो अलग है और कीव प्रोविंस है जो वो अलग है। कीव प्रोविंस की राजधानी है कीव, जो पूरे यूक्रेन की भी राजधानी है। तो ये कीव जो प्रोविंस है उसके बीच में हाँ लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन मैं नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कीव कैपिटल के अंदर रूसी लोग अंदर आ गए हों। तो अभी तक रूस के जो सेनाएं हैं वो राजधानी से काफी दूर हैं और मैं नहीं समझता कि वो जल्दी करेंगे उसकी राजधानी के अंदर आने की। अगर वो जब भी आए तो सबसे पहले तो वो लोग रेडियो स्टेशन हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और खासकर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ऐसी जगह के ऊपर जाकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो ऐसे काम जो हैं वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे जब तक उनको यकीन नहीं होता कि अभी जो यूक्रेन की सेना है वो अपने हाथ खड़े कर देगी। जनरल वीपी मलिक, आज तक से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद और
आपकी जो राय थी, आपने जो बातें बताई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उससे हमें आगे इस मामले को समझने में काफी मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद सर आज तक से बातचीत करने के लिए। जुन्न मलिक, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि जो भारतीय यूक्रेन में हैं उन्हें निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक होगी यूक्रेन संकट पर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक होगी और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस तरह से सभी भारतीयों को हम वापस लाएं। कल दोपहर 12:10 पर यह बैठक शुरू होगी और उसमें यह तय किया जाएगा, निकाला जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, कैसे भारतीयों को वापस लाए, किस तरह से विमान भेजे जाएं, कैसे यूक्रेन की सरकार से बात की जाए। रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बात कर ही चुके हैं और उनकी बातचीत में भी ये महत्वपूर्ण था कि हमारे जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उन्हें भारत वापस लाना ये हमारी प्राथमिकता है। तो कल ये बैठक होगी और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की योजना पर सरकार काम कर रही है। भारतीयों को लाने का सारा खर्च भी भारत सरकार ही उठाएगी। जितने भी लोग वहां पर हैं कोई पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, सीसीएस जिसे कहते हैं, और उसमें यह तय किया जाएगा। अब इस बैठक में ये सारी रणनीति पर बातचीत होगी कि किस तरह से हमारे भारतीयों को वहां से वापस निकाला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 25 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं और उन्होंने अपनी तरफ से भी न सिर्फ रूस यूक्रेन के संकट को बातचीत से या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की बात कही थी, बल्कि जो भारतीय फंसे हुए हैं वो उनका कंसर्न था, उनकी प्राथमिकता थी कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वहां हम उन्हें कैसे लाएं और वो सुरक्षित कैसे रहें, ये भी कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो रूसी सेना लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से बंकरों में लोगों ने शरण ली हुई है। हमारी संवाददाता मारिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और उसके साथ हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे करेंगे हम रूस यूक्रेन संकट पर बातचीत। Russian tanks, the reports are saying that the tanks are heading from also Chernobyl exclusive zone. There were yesterday reports that Russian military, Russian equipment was seen on the object, on the near the confinement where the force energy block is located, and the nuclear power station was under control of Russians. And now we see the reports that tanks are going from there to heading Kiev, and on their way the bridge in Ivankiv was blown up by the Ukrainian army so that these tanks could be stopped. So for now, this is the information we are receiving about the situation in Kiev and the outskirts, and I'm staying here. Sometimes I need to go to the bomb shelter because the strikes appear to be closer and closer, and stay there for some minutes, I guess. I'm staying in the bomb shelter because I have one beneath my house, and a lot of Kievans are staying today in metro station in the yard of house. So nothing I can show you, just people standing near the bomb shelter. Sometimes this is the sign showing the bomb shelter, and sometimes they're coming out of bomb shelter to breathe, to see the light, to get some information because there is no connection down there. हम लगातार बने हुए हैं दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध की खबर की यूक्रेन संकट पर। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान आया है और इस बयान में उन्होंने कहा कि यूक्रेन सरेंडर करे तो हम बातचीत को तैयार हैं। इसी बात का इंतजार हो रहा था कि युद्ध तो शुरू हो गया, कीव में रूस की सेना घुस गई है, अब आगे क्या? तो ये बयान आ गया है और यूक्रेन संकट पर यह कह दिया गया है क्योंकि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में इस समय तबाही मची हुई है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है, 6 मिसाइल अटैक कर चुकी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और इस बीच रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान आता है तो ये काफी महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर दाऊदी,
से हम बात करें, लेकिन रोहित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वॉशिंगटन डीसी से सीधे हमारे साथ हैं। रोहित जी, आपको लगता था कि यही होना है जो इस वक्त ये बयान आया है कि जेलेंस्की बात करें, आए सरेंडर करें तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसी का इंतजार आप और हम सब कर रहे थे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हाँ, यही आई थिंक इस युद्ध का अंत हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रशिया ने एग्रेसिवली कल रात को कीव में अटैक किया है। मैं रात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी रात थी, तो वहां पे मुझे लगता है कि अब जब ये बयान आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एंड गोल था यूक्रेन रशियन फोर्सेस का या व्लादिमीर पुतिन का, मैं कहूं कि किसी भी तरह वहां पे एक तो कब्जा किया जाए और दूसरा वहां की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको टॉपल किया जाए, उसको हटाया जाए वहां से। तो जब रशिया के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए और बातचीत कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये उसी तरफ जा रहा है जो एंड गेम था इस पूरे इन्वेजन का, कि वहां पे जो है सरकार बदल दी जाएगी अगर ये सरेंडर करेंगे तो। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 18,000 वेपन्स दिए गए हैं आज, कुछ थोड़ी देर पहले ही, रिजर्व फोर्सेस को यूक्रेन की। तो मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन अभी फिलहाल इतनी जल्दी हथियार डाल देगा, लेकिन वॉर है और जेलेंस्की काफी डेस्परेट है, तो देखना होगा कि क्या इस पे जेलेंस्की अब क्या कहते हैं। लेकिन रोहित जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ट्वीट किया है और आज ही कहा है, उन्होंने कहा कि हमें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है, दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। और अब वो सैन्य मदद नहीं चाहते, कम से कम वो सैंक्शंस चाहते हैं, जिसके लिए वो ब्रिटेन की तरफ देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, इटली की तरफ देख रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, अमेरिका में भी कल अगर आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस ने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। कई सैंक्शंस ऐसे लगाए जो व्लादिमीर पुतिन के जो करीबी हैं, जिन्हें ओलिगार्क कहा जाता है, जो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर बड़े काफी कड़े प्रतिबंध लगाए। साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कल कि पाउंड, डॉलर, उसके साथ यूरो, इन जो ये करेंसीज है, इसमें अब रशिया बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे मानने में ये बड़े इफेक्टिव सैंक्शंस है, लेकिन इनका इफेक्ट देखने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के पास अभी है नहीं। और साथ ही साथ देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है और बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी हर कोई बात कर रहा है कि क्या अमेरिका अपने वहां पे ट्रूप्स भेजेगा कि नहीं, तो ये पहले दिन से क्लियर था कि यूक्रेन में अगर इन्वेजन होता है तो नेटो एलाइज और यूएस अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा, सिर्फ वेपनरी दी जाएगी और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाएगी, जो अमेरिका और नेटो एलाइज कर रहे हैं फिलहाल। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अकेला पड़ गया है यूक्रेन, रूस लगातार हावी होता जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लगातार दूसरे दिन आज हमले और ज्यादा हो गए, मिसाइल अटैक्स ज्यादा हो गए, टैंक से हमले ज्यादा हो गए, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या जेलेंस्की सोचेंगे इस बारे में कुछ, और ये एंड गेम की तरफ बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं रोहित जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो एक प्लेबुक रशिया की एक्सपोज की थी, उसका ये सेकंड पार्ट था कि आज रात को कीव पे पूरी तरह से हमला किया जाए और इस तरह की जो इन्वेजन है इसको बढ़ाया जाए। हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाए जेलेंस्की, शायद ये ऑफर ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि जेलेंस्की की जान पे भी यहाँ पे इंटेलिजेंस ने ये बात भी बताई है कि उनकी जान को भी लेकर खतरा है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो सरेंडर की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर जेलेंस्की शायद वहां से किसी यूरोपियन देश में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बहुत सारे यूक्रेन के जो रिजर्व फोर्सेस उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। 18 से 60 की जो उम्र के जो मेल है, जो पुरुष है, छोड़ के भी जाने नहीं दिया जा रहा है वहां से, उन्हें भी रिक्रूट किया जा रहा है फाइटिंग के लिए। तो हमें देखना होगा कि क्या वो सरेंडर करें या ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएगा। हाँ, लेकिन रोहित जी, ये भी खबर आई ना कि 57th बटालियन जो है, प्रोफेसर आसिफ भी जुड़ गए हैं, हम ये सवाल यही पूछना चाह रहे थे आपसे, आप बाद में उसका जवाब दीजिएगा कि 57th बटालियन यूक्रेन की जो उसने सरेंडर कर दिया, इस तरह की खबरें कल आधी रात को आई, देर रात हमारे भारतीय समय के अनुसार। प्रोफेसर दाऊदी, अब रूस की तरफ से ये आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि जेलेंस्की अगर सरेंडर कर दें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एंड गेम की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, जेलेंस्की क्या करेंगे आगे? क्या वो इस स्थिति में हैं कि डटे रहें, लड़ते रहें, या अब आपको संकट हल होता हुआ सरेंडर दिखाई दे रहा है? सईद भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इस डायरेक्शन में तो ये चीज को इसको जाना ही था जी, लेकिन अब कितना रेजिस्टेंस है, कितना इसको और ज्यादा वो
सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं ज़ेलेंस्की, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन कल तक की जो रिपोर्ट थी और जिस तरह की उम्मीदें नेटो से और अमेरिका से ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को थी, ठीक है, हमारे जो दूसरे रोहित जी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत पहले से ही वो कह के रखा था कि हम फोर्सेस नहीं भेजेंगे, इंटेलिजेंस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मनोबल होता है कल के उस जो बाइडेन के स्पीच के बाद कि हम अब किसी भी हालत में वहां पे अपनी फौज नहीं भेजना चाह रहे। जाहिर है उनके अपने कुछ मसाइल हैं, वहां के लोग भी नहीं चाहते, और अफगानिस्तान और इराक में और सीरिया दूसरी जगहों में किस तरीके से वो अपनी हाथ जला चुके हैं, तो वैसी सिचुएशन वो नहीं भेज पाए। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी जो ये अभी जो आपका सवाल था कि आगे वो क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं या और फाइट कर सकते हैं, तो मेरे पास तो ऐसा लग रहा मुझे कि वो अब ऑप्शन उनके पास कुछ है नहीं सिवाय इसके कि वो सरेंडर करें, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही सिवाय इसके सईद भाई के वो जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ठीक है, सैंक्शंस का जो लेवल था वो बढ़ा दिया गया दूसरी स्पीच में, और आगे इसके जो इंपैक्ट हो सकते हैं सैंक्शंस के वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली जो बिल्कुल का जो ठीक कह रहे हैं होता है प्रोफेसर सईद साहब, भाई, और ये भी है ना प्रोफेसर साहब कि रूस पर कोई असर तो हो नहीं रहा, और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी, वो बड़ा डिप्रेसिंग है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हमें अकेले लड़ना होगा। और दूसरी तरफ ये है कि रूस की सेना का ऑफिशियल एक और स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया कि हमने सिर्फ ईस्टर्न कीव पर ही हमला नहीं किया है, हमने रूस की सेनाओं ने चारों तरफ से कीव पर हमला किया है और हम पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसका क्या मतलब निकालें रोहित जी? और यही सवाल प्रोफेसर साहब आपसे भी, पहले रोहित जी आप बताइए। देखिए, अगेन ये एक क्विक स्ट्रीम रोल की जो स्ट्रैटेजी थी रशिया की, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी से कीव को अपने कब्जे में कर लिया जाए और फिर जो ईस्टर्न जो रीजन है उनको फिर जो कैपिटल है उससे अलग कर दिया जाए, फोर्सेस को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने दिया जाए। तो आई थिंक उस तरफ बढ़ता हुआ दिख जरूर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन के लिए जो ऑप्शन है बहुत कम है, लेकिन अगेन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कीव सरेंडर भी कर दे तो गुरिल्ला वॉरफेयर कई सिटीज में उसके बाद भी शुरू रहेगा। ये गुरिल्ला वार की जो बात आप कर रहे हैं रोहित जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर रूस की सेना वहां पर रहेगी सरेंडर के बाद भी तो उसे अलर्ट होना होगा और ये छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहेंगी। लेकिन कम से कम रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी दोनों एक बात तो मान रहे हैं कि सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन अब यूक्रेन के पास और ज़ेलेंस्की के पास है नहीं। सर, प्रोफेसर साहब आप क्या देखते हैं, कितना रेसिस्ट कर पाएगी यूक्रेन की सेना, ज़ेलेंस्की कितना लड़ पाएंगे, या अब उन्हें भी लगेगा कि अपने देश के लोगों को बचाया जाए, अपने जो देश के संसाधन है उसे बचाया जाए, क्योंकि दुनिया ने साथ छोड़ दिया है तो अब सरेंडर कर दिया जाए? देखें, दुनिया ने साथ छोड़ दिया और बहुत ज्यादा वो रेसिस्ट तो नहीं कर पाएंगे। इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन की आर्मी का, सैन्य शक्ति का या किसी भी तरह से कोई तुलना और कंपैरिजन है नहीं। कल जो हमने शाम में देखा, रात तक हम कई डिबेट्स में थे और हमने ये इस चीज को एनालाइज किया कि ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं पिक्चर में दिख नहीं रहे थे, और आपने देखा कि चेरनोबिल पे भी किस तरह से कब्जा हो गया और न्यूक्लियर पावर और तमाम चीजों पे धीरे धीरे, ठीक है, कीव के अंदर अगर पहुंचना और वो कैपिटल तक पहुंचना उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कोई इसमें तुलना जो है नहीं ना, उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर तो यही है अभी की सिचुएशन में कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाए। जो माहौल है खराब होता है वॉर के दरमियान, कोई भी सेंसिबल कंट्री सईद भाई ये नहीं चाहते कि वॉर हो। वॉर सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, निगोशिएटिंग टेबल पे ही लाके बात होके एक डायलॉग के जरिए ही इसका हल निकलता है, ये तभी जाके कुछ चीजें बेहतर होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद मैंने अपनी आंखों से गल्फ वॉर जो दूसरा हुआ था 2003 आई थिंक, मैं कुवैत में था और उसी वक्त मिसाइलें चलती थी और हमने देखा और कैसे अफरा तफरी का आलम था उस वक्त। ये इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर दाऊदी, जो एग्जाम्पल भी आपने दिया है। सर, मारियोपोल से हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं, तो रोहित जी और आपसे हम बात करें, लेकिन गौरव, अपडेट क्या स्थिति है इस वक्त आप, और आप प्लीज अपना अभी ख्याल रख रहे हैं कि नहीं?
बिल्कुल, वैसे तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। वैसे इस समय यहां पर तो स्थिति खासी नियंत्रण में है, क्योंकि तनाव इस समय पूरा राजधानी कीव और उसके आसपास है, जहां भीषण युद्ध की खबरें आ रही है। और जैसा सवेरे से हम रिपोर्ट कर रहे हैं सईद, एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज को यूक्रेन की ही सेना ने ध्वस्त किया, ताकि रूस की जो सेनाएं हैं, खासतौर पर उनके जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो उनके आर्मर्ड कॉलम्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा सके कीव में घुसने से। आप जानते ही हैं कि कीव के यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो केवल 96 घंटे तक अपने देश को अभी रोक कर रख पाएंगे और उसके बाद वो गिर जाएगा। स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है कि लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से, चाहे कीव की बात करें, चाहे खार्किव की बात करें, या फिर इस समय जहां हम हैं मारियोपोल, यहां से भी लोग तेजी से पलायन करके सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है सईद कि अब कहा यह जा रहा है कि अगर राजधानी कीव गिर जाएगी तो रूस की सेना को रोकने वाला यहां मारियोपोल में भी और डोनेट्स्क के क्षेत्र में कोई नहीं होगा। 30% इलाका पहले ही रूस ने अपने वर्चस्व को वहां स्थापित कर लिया है और फिर पूरे डोनेट्स्क डॉनबास एरिया में रूस को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही आशंका है कि 3 धुरियों पर जब रूस ने प्रहार किया तो यूक्रेन एक तरह से क्रम्बल करता नजर आ रहा है। और अब देखना यह है कि अगले 2 दिन टिक पाता है या 3 दिन। गौरव, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि अब हम काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कब तक टिक पाता है। एक डेटा प्रोफेसर दाऊदी और रोहित जी हमारे सामने यहां पर है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने 7 लड़ाकू विमान रूस के मार गिराए हैं, 2 कार्गो शिप पर हमने हमला किया है। और जबकि गौरव, ये आप दोनों को हम रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, जबकि रूस ये कह रहा है कि हमने 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, 18 टैंक्स यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं, हमने कई सारे एयरपोर्ट्स ऐसे जहां से उनके लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं उन्हें बर्बाद कर दिया है, वहां से अब उड़ान भरी नहीं जा सकती, 100 विमानों को हमने हाई अलर्ट पर रख दिया, उन्हें घेर लिया है। ये सारे डेटा रूस की तरफ से आए। स्थिति क्या है इस वक्त? आपको क्या खबरें मिल रही हैं, आप क्या देख पा रहे हैं गौरव? सही, रूस बिल्कुल सही कह रहा है। 14 कुल मिलाकर ऐसी बड़ी एयरफील्ड्स हैं पूरे यूक्रेन में, जिसमें से ज्यादातर मतलब 9 उनमें से पूर्व के क्षेत्र में है। और रूस ने सबसे पहले वहां बमबारी की, जिस शहर में हम हैं मारियोपोल में, यहां के एयरपोर्ट पर बहुत जबरदस्त बमबारी की। और यहां की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि यहां का जो रेडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यानी पूर्व की एयरफील्ड्स का यूक्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्र में भी जो उनके सेंट्रल यूक्रेन की एयरफील्ड्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। राजधानी में जो सबसे बड़ी ऑस्ट्रोमल एयरफील्ड है, जहां पर एंटोनोव विमान बनते हैं, वो एंटोनोव विमान जो विश्व भर में बिकते हैं, भारत ने भी AN-32 विमान खरीदे हैं, यही यूक्रेन में बनते हैं वो विमान। हालांकि उस समय जब ये खरीदे गए थे अरसा हो गया उस बात को, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि जब राजधानी कीव से महज 10 किलोमीटर दूर की एयरफील्ड पर रशियन स्पेशल फोर्सेस और स्पेट्सनाज के लड़ाकू वहां पर आ गए और उनको तितर-बितर करने के लिए एक बहुत बड़ा काउंटर ऑपरेशन यूक्रेन को करना पड़ा। तो यूक्रेन का दावा है कि उस एयरफील्ड पर उसका कब्जा है। रूस से खबर यह आ रही है कि ऑस्ट्रोमल में जो सबसे बड़ा एक तरह से मिलिट्री बेस है, एयरबेस है, वहां पर रूस का कब्जा है। रूस के टैंक राजधानी के आसपास आ चुके हैं। अब कितने दिन तक राजधानी रुक पाएगी, टिक पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है सईद। गौरव, आप, प्रोफेसर दाऊदी और रोहित शर्मा जी यही बोल रहे हैं कि अब हमें देखना यह कि यूक्रेन कब तक लड़ सकता है, ज़ेलेंस्की कब तक लड़ सकते हैं रूस से, और ये काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहा है, एंड होने की तरफ युद्ध बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा बयान आ गया है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से और ये कह दिया गया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद गौरव, फिलहाल आपका, प्रोफेसर दाऊद आपका भी और रोहित शर्मा जी आपका भी। लेकिन जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस ने लगभग कीव पर कब्जा कर लिया है, उसकी स्थिति बहुत मजबूत है और यह युद्ध अब खात्मे की तरफ बढ़ेगा अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति सरेंडर कर देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।